साथियों, आप सभी को सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ये संयोग ही है कि अब से कुछ समय पहले मैं किसानों के कार्यक्रम में था तुमकुर में, और अब यहां देश के जवान और अनुसंधान की चिंता करने वाले आप सभी साथियों के बीच में हूं। और कल मुझे साइंस कांग्रेस में जाना है। एक प्रकार से कर्नाटका का मेरा ये प्रवास और 2020 का मेरा ये पहला प्रवास जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इसकी न्यू इंडिया की भावना को एक प्रकार से समर्पित है। और ये भी हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है कि आयोजन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हो रहा है, जहां हम सभी के श्रद्धेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ से जुड़े थे। साथियों, ये दशक न्यू इंडिया के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि जब 2020 है तो कोई एक साल नहीं नया आया, एक पूरा नया दशक हमारे सामने आया है। और आने वाले वर्षों में भारत की ताकत क्या होगी, विश्व में हमारा स्थान कहां होगा, ये डेकेड ये भी तय करने वाला है। ये वो दशक है जो पूरी तरह से युवा सपनों का है, हमारे युवा इनोवेटर्स का है। विशेष तौर पर वो इनोवेटर्स जो 21वीं सदी में या तो पैदा हुए हैं या फिर 21वीं सदी में युवा हुए हैं। जब मैंने आपसे आग्रह किया था कि डीआरडीओ को रीथिंक और खुद को रीशेप करना चाहिए, 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए, तो इसके पीछे मेरी यही एक सोच थी। इसका मतलब ये नहीं कि जो 36 का हो गया वो बेकार हो गया। इसके पीछे मेरी भूमिका यही है कि जो 60 साल, 50 साल, 55 साल इतनी तपस्या करके वहां पहुंचे हैं, अगर उनके कंधे पर वो 35 से कम आयु वाले को बिठा देते हैं तो दुनिया को एक नए भारत के दर्शन होते हैं। ये जो पुराने लोग हैं उनकी मजबूती के बिना नए का ऊपर जाना संभव नहीं है, और इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन बहुत आवश्यक है। और इस विचार के पीछे मेरा अपना भी एक अनुभव है। मैं राजनीतिक जीवन में बहुत देर से आया हूं, और शुरू में मैं मेरी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन का काम देखता था, इलेक्शन को मोमेंटम देने के काम हो, इन चीजों को करता था। तो मैं जब गुजरात में मैंने शुरुआत की और मेरे सामने पहला एक बड़ा चुनाव की जिम्मेवारी आई, मैं बिल्कुल नया था। और उस समय अखबारों ने एक चीज को बड़ा विस्तार से लिखा था, क्योंकि उस समय करीब 90 लोग मेरी ऑफिस मैनेजमेंट में काम में थे। पूरा चुनाव तो राज्य भर में लड़ा जाता था, लेकिन ऑफिस मैनेजमेंट में करीब 90 लोग थे, और वॉलेंटियर के रूप में आए थे। 2-3 महीने के लिए वो काम करने वाले थे चुनाव के लिए। लेकिन अखबार वालों ने ढूंढ के निकाला था कि ये जो 90 लोग हैं, इस पूरी टीम की एवरेज उम्र 23 है। यानी 23 की एवरेज एज ग्रुप से मैं चुनाव लड़ा था और लड़वाया था,
और हम पहली बार विजयी हुए थे। युवा में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत होती है। आप कितने ही अच्छे कबड्डी के खिलाड़ी हो, कितने ही बढ़िया, लेकिन और जीवन में 20 साल तक मानो कबड्डी खेले हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं, लेकिन 60-70 साल की आयु के बाद कहीं कबड्डी का खेल चल रहा है और आप वहां सिर्फ देखने के लिए गए क्योंकि जिंदगी पूरी कबड्डी खेले हैं, और कोई 18-20 साल का नौजवान जिस तेजी से मूवमेंट करता है, उठता है, पटकता है, तो आप बाहर बैठे बैठे मन में अरे अरे गिर जाएगा, अरे अरे कहीं चोट ना लग जाए। आप खुद भी तो कभी ये करके आए हैं, लेकिन अब देख नहीं पाते हैं, मन करता है अरे यार कहीं गिर ना जाए। ये साइकोलॉजी काम करती होगी। ये युवा मन और अनुभवी मन के बीच का एक अंतर होता है, और इसलिए एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन विश्व की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए डीआरडीओ में इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे हो। कभी कभार एक बहुत बड़े वृक्ष के नीचे छोटा पौधा पनप नहीं पाता है। दोष बड़े वृक्ष का नहीं है, पौधे कोई भी साइकी रहती है कि इनके सामने मुझे ऐसे ही रहना चाहिए। किसी का दोष नहीं है, लेकिन अगर उसी पौधे को कहीं खुले में छोड़ दिया जाए तो देखते ही देखते वटवृक्ष भी गौरव करेगा कि वाह, ये भी मेरे साथ पनप रहा है। इसी एक भूमिका को लेकर के इन 5 लैब से शुरू किया है, और मैं चाहता हूं कि वो गलतियां करे। ये 5 लैब सबसे ज्यादा गलतियां करे। ये 5 लैब पूरा बजट उड़ा देते तो उड़ा दें एक बार। एक साइंटिस्ट पूरी अपनी जिंदगी तबाह कर देता है जी, तब देश को कुछ मिलता है। तो फिर खजाना क्या चीज होती है? आप तो अपनी जिंदगी लगा रहे हो, तो सरकार को खजाना लगाने में क्या जाता है? और मुझे संतोष है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में 5 लैब स्थापित करने के सुझाव पर गंभीरता से काम हुआ, और आज बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में 5 ऐसे संस्थान शुरू हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि ये यंग साइंटिस्ट लैब्स युवा वैज्ञानिकों के विचार और व्यवहार को नई उड़ान देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पहचाना जाएगा डीआरडीओ वाई, लेकिन बोलते समय लगेगा डीआरडीओ वाई। और मैं समझता हूं ये 5 लैब डीआरडीओ वाई को जवाब देने की ताकत रखते हैं, ये मेरा विश्वास है। और हमें सबने मिलकर के इसे बल देना है। इन लैब से मिलने वाले रिजल्ट्स एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रयास का स्कोप और इंटेंसिटी को तय करेंगे। ये लैब्स देश में उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के स्वरूप को तैयार करने में मदद करेगी। और हां, अपने युवा वैज्ञानिक, और मैं इन साथियों से जरूर कहना चाहूंगा कि ये लैब्स सिर्फ टेक्नोलॉजी को टेस्ट नहीं करेगी, वरना कभी कभी तो लगता है भी टेक्नोलॉजी में 2 कदम गए, 5 कदम गए। मेरे हिसाब से ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को टेस्ट नहीं करेगी, ये मेरे यंग साइंटिस्ट के टेम्परामेंट को और पेशेंस को भी टेस्ट करने के लिए है।
और यही सबसे बड़ा उसका पैरामीटर है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि आपके प्रयास और निरंतर अभ्यास से ही भारत सफलता के रास्ते पर आगे ले जाएगा। सिर्फ पॉजिटिविटी और पर्पज, यही आपकी प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि 130 करोड़ की आबादी का जीवन सुरक्षित और आसान बनाने का जिम्मा आपके कंधे पर है। साथियों, आज का ये कार्यक्रम तो एक शुरुआत भर है। आपके सामने सिर्फ अगला एक साल नहीं, अगला एक दशक है। इस एक दशक में डीआरडीओ का मीडियम और लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या हो, इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। और मैं एक और सुझाव देता हूं, ये 5 लैब 35 और उसके नीचे की टीम है। अब जब ये इस लैब में कुछ लोग 36 हो जाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उन लोगों को एश्योरेंस देता हूं कि अब इस 5 लैब को 45 भी होने की छूट है और 55 भी होने की छूट है। आपको नई 5 35 वाली बनानी होगी। इसको 35 मेंटेन नहीं करना है। ये 35 वाला 40 होने दीजिए, ये 35 वाले को 45 होने दीजिए। अब नए 5 35 वाले करिए। वे जब 35 क्रॉस करेंगे तो फिर नए 35 वाले 5 कीजिए। ये चेन चलती रहनी चाहिए। अगर ये चेन नहीं चलेगी तो जो यहां 32 वाला बैठा है वो सोचेगा, यार मेरे लिए तो यहां 3 साल है, मैं क्या करूंगा? फिर तो मेरा सारा सपना चूर जाएगा। इसलिए जिनको ये दिया है लैब, वो जब तक वो न थक जाए तब तक उसके जिम्मे छोड़ दीजिए। वो 50 का हो जाए, 55 का हो जाए, 60 का हो जाए, करने दीजिए। 5 नई बाद में 35 वाली बना दीजिए और ये 5 का क्रम चलता रहे। तब देखिए आप, नयापन का एक क्षेत्र लगातार बना रहेगा और यही हमें अल्टीमेटली फायदा करेगा। और सिर्फ हम विचार करने पर न रुके, तय समय के भीतर एक्शनेबल पॉइंट्स पर कार्य भी शुरू होना चाहिए। मैं डीआरडीओ को उस ऊंचाई पर देखना चाहता हूं जहां वो न सिर्फ भारत के वैज्ञानिक संस्थानों की दिशा और दशा तय करें, बल्कि दुनिया के, और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, दुनिया के अन्य बड़े संस्थानों के लिए भी डीआरडीओ और हमारी यंग लैब प्रेरणा स्रोत बन सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी ठोस वजह है। वजह है डीआरडीओ का इतिहास, डीआरडीओ का प्रदर्शन, डीआरडीओ पर देश का भरोसा। साथियों, आज देश का बेहतरीन साइंटिफिक माइंड डीआरडीओ में है। डीआरडीओ की उपलब्धियां अनंत है। अभी मैंने जो एग्जीबिशन देखी है, जिसमें मौजूदा उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य के आपके प्लान्स और प्रोजेक्ट की भी जानकारी है। और मुझे इतनी सरल भाषा में आपके सब नौजवानों ने समझाया कि मुझे भी समझ आ गया कि हाँ, ये तो मैं भी कर सकता हूं। वरना स्कूल में तो नहीं समझ आता था कुछ, लेकिन आज आपने समझा दिया। आपने भारत के मिसाइल कार्यक्रम को दुनिया के सबसे उत्कृष्ट कार्यक्रमों में शामिल किया है और बीता वर्ष तो स्पेस और एयर डिफेंस के क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य को नई दिशा देने वाला है। एसैट के रूप में अत्याधुनिक स्पेस मिसाइल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण, ये निश्चित रूप से 21वीं सदी के भारत की कैपेबिलिटीज को डिफाइन करेगा। आप सभी के प्रयासों से आज भारत उन बहुत कम देशों में से एक है जिनके पास एयरक्राफ्ट से लेकर के
एयरक्राफ्ट कैरियर तक सब कुछ बनाने की क्षमता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना किया जाना काफी है? जी नहीं साथियों। और आप घर में भी देखा होगा, जो बच्चा अच्छा काम करता है माँ बाप उसको ज्यादा परेशान करते हैं। वो 5 करता है तो कहते हैं 7 करो, 7 करता है तो बोले 10 करो। और जो घर में नहीं करता है, अरे छोड़ो वो कुछ करेगा नहीं, उसको छोड़ देते हैं। तो आपकी मुसीबत है कि आपको लोग काम बताते ही रहेंगे। देखिए, रामचरितमानस में एक बहुत बढ़िया बात कही गई है। रामचरितमानस में कहा गया है, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यानी इस धरती पर ऐसा कौन सा कार्य है जो आपसे हो नहीं सकता? सब कुछ हो सकता है। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यानी रामचरितमानस जब बना तब उसको मालूम था कभी डीआरडीओ होगा। मैं डीआरडीओ के लिए भी यही दोहराना चाहता हूं, आपकी क्षमताएं असीम है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने दायरे का विस्तार करिए, अपने परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को बदलिए, अपने पंख को पूरी क्षमता से खोलकर आसमान पर एक छत्र राज करने का हौसला तो दिखाइए। अवसर है और मैं आपके साथ हूं। देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं आपके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि सरकार प्रति पूरी तरह आपके साथ है, देश के वैज्ञानिकों के साथ है, इनोवेटर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए आज हिंदुस्तान तैयार है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि आने वाले समय में एयर और सी के साथ साथ साइबर और स्पेस भी दुनिया के स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स को तय करने वाले हैं। इसके साथ साथ इंटेलिजेंट मशीन्स भविष्य की रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में भारत किसी से भी पीछे नहीं रह सकता। अपने नागरिकों, अपनी सीमाओं, अपने हितों की रक्षा के लिए भविष्य की तकनीक पर इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है और इनोवेशन भी आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि न्यू इंडिया की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में आप कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आपका विस्तार सिर्फ भारत के भीतर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। डीआरडीओ जैसा संस्थान दुनिया को, मानवता को बहुत कुछ दे सकता है। विश्व सुरक्षा में आप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज दुनिया के बहुत से देश हैं जिन्हें सीमाओं पर हमले का खतरा नहीं है। अड़ोस पड़ोस में सारे मित्र देश हैं, लेकिन ये देश भी जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनको बंदूक उठानी पड़ेगी, क्योंकि अड़ोस पड़ोस में कभी युद्ध का खतरा ही नहीं था। सीमाएं सुरक्षित थी, शांत थी, खुली थी, प्यार भरा माहौल था, लेकिन वे देश भी आतंकवाद की चपेट में आ गए। उनको भी बंदूक उठानी पड़ी। डीआरडीओ ऐसे देशों की भी आंतरिक सुरक्षा बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। इन छोटे छोटे देश के लोगों से मैं मिलता हूं, उनकी इतनी आवश्यकताएं बढ़ रही है। सीमित संसाधनों के बाद भी इन खतरों के लिए उनको कुछ न कुछ नया सोचना पड़ रहा है। हम ऐसे छोटे छोटे लोगों के हाथ पकड़ करके उनको सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं। ये मानवता का काम होगा।
और आपके द्वारा किया गया ऐसा हर कार्य मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगा और विश्व मंच पर भारत की भूमिका को भी और मजबूत करेगा। साथियों, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डीआरडीओ को नए इनोवेशन के साथ सामने आना होगा। देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस सेक्टर को बढ़ावा देने में, मेक इन इंडिया को मजबूत करने में डीआरडीओ के इनोवेशंस की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए हमारा ये निरंतर प्रयास होना चाहिए कि डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट तक हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर बने। हम ऐसा इकोसिस्टम विकसित करना चाहूंगा जहां इंटीग्रेशन हो और इनोवेशन पर संपूर्ण ध्यान हो। साथियों, आज भारत डिफेंस के क्षेत्र में नए नए रिफॉर्म्स की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में जितनी तेजी से स्थितियां बदल रही है, टेक्नोलॉजी निरंतर हावी हो रही है, भारत सिर्फ पुरानी व्यवस्थाओं के भरोसे नहीं रह सकता। मैं 19वीं सदी की व्यवस्थाओं से 21वीं सदी पार नहीं कर सकता और अभी इसी हफ्ते सरकार द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भी नियुक्ति की गई है। ये सीडीएस अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और उसका सीधा संबंध डीआरडीओ से भी आने वाला है। बरसों पहले इस बात की जरूरत महसूस की गई थी कि भारत में तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए, ज्वाइंटनेस और सिनर्जी के लिए इस तरह का पद होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। ये पद हमारी सरकार का देश के प्रति कमिटमेंट था जिसे हमने पूरा किया है। साथियों, हमें परिवर्तन के इस दौर के साथ खुद को निरंतर मजबूत करते रहना है। यही देश की हमसे अपेक्षा है और यंग साइंटिस्ट लैब्स की स्थापना के पीछे भी यही विजन है। आप भविष्य के टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस से तो निपटेंगे ही, डीआरडीओ के वर्किंग कल्चर में भी नई ऊर्जा का संचार करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को फिर एक बार नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत